हेलो गाइस, वेलकम टू अभ्युदय केंद्र मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के अभ्युदय पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी के इस लेक्चर में वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हुए हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम प्राइमरी सेक्टर को पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर के बाद संभवतः हम लोग सेकेंडरी सेक्टर पर मूव करेंगे। ओके, प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से जुड़ी जो टॉपिक थे उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, एमएसपी, है ना, जो स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री की बहुत सारी, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इनकी सबसे हमने अच्छे से बात की। एपीएमसी एक्ट की बात की। ओके, तो इस तरीके की बातें हमने अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए। आज के लेक्चर में हम पीछे कहाँ छोड़ा था हमने, जल्दी से कुछ हमें बताइए। पीछे हम लोग स्कीम्स पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर की। ओके, आज भी हमें उन्हीं को कंटिन्यू करना है, टू बी कंटिन्यू। सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अटेंडेंस रखिए। चलिए देखिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कोई भी स्कीम जो भारत सरकार चलाती है या कोई स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, या योजना, कोई भी योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या फिर किसी अन्य सेक्टर के लिए, तो वो उसमें सुधार करने के लिए, उस संबंधित जो सेक्टर है या संबंधित जो क्षेत्र है उसमें सुधार करने के पर्पस से ही वो योजना चलाई जाती है। तो योजना चलाने का पर्पस क्या हो गया? सुधार करना, रिफॉर्म करना। सुधार यानी कि रिफॉर्म करना उसका एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में स्कीम को चलाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कृषि क्षेत्र में सुधार करना इन जो योजनाएं हैं उनका उद्देश्य होता है। अब कृषि सुधार को हम दो पार्ट में डिवाइड करके आसानी से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। एक होता है प्री हार्वेस्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म, दूसरा होता है पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ओके, इससे पहले ये समझते हैं कि प्री हार्वेस्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या होता है। सिंपल भाषा में आप इसको समझिए कि फ्रॉम इनपुट टू फार्म गेट। क्या होता है? फ्रॉम इनपुट मतलब कि जो आगत है आपकी खेती बाड़ी को करने का। ओके, जो आगत है, जो आप लागत लगा रहे हैं अपनी खेती बाड़ी को करने का, आगत मतलब कि कृषि से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपनी खेती में, उसमें कुछ इनपुट लग रहा है आपका। आप बीज दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पेस्टिसाइड की व्यवस्था कर रहे हैं, आप फर्टिलाइज़र की व्यवस्था कर रहे हैं, आप श्रम की व्यवस्था कर रहे हैं, आप पूंजी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक कृषि या फॉर्म को चलाने में या कृषि उत्पाद को पैदा करने में इतने सारे आगत लगते हैं। अब ये आगत यानी कि इनपुट से लेकर और खलिहान तक, यानी कि जो खेत है वहाँ तक जो होता है वो उसको कहते हैं संग्रह पूर्व के कृषि सुधार। ओके, मतलब कि जब तक कि संग्रह ना कर लिया जाए आपके कृषि उत्पाद का,
उससे पहले की स्थिति क्या होगी, इनपुट टू फार्म गेट, यानी खलिहान तक जब तक आप अपनी फसल को नहीं लाते हैं तब तक की आपको जो प्री हार्वेस्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म है उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। तो इनपुट क्या क्या जरूरत पड़ता है, सॉइल की जरूरत पड़ती है, सीड की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर जरूरत पड़ता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं आप, और सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो इनसे संबंधित योजनाओं को इसलिए चलाया जाता है ताकि जो आपका इनपुट है वो अच्छा जा सके, सस्ता हो सके, इफेक्टिव हो सके, ताकि जो भी आप अपनी कृषि से संबंधित उत्पाद पैदा कर रहे हैं उसका आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। ओके, अब आप इस जो ऊपर पहले आप जो प्री हार्वेस्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म होता है उसको कहा जाता है अप स्ट्रीम एग्रीकल्चर रिफॉर्म, और जो पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म होता है उसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम एग्रीकल्चर रिफॉर्म। मतलब आप इसको यहां से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, संग्रह पूर्व के जो कृषि सुधार होंगे उनको क्या कहा जाएगा, अप स्ट्रीम, यानी कि जब खलिहान तक इनपुट से लेके खेत तक जो भी आपकी सामग्री लग रही है वो होता है अप स्ट्रीम, और इसके बाद जब आप काटते हैं फसल को और उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है डाउन स्ट्रीम। इस वर्ड को याद रखिएगा, जब हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे तब फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, इसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चर्चा करनी है, और इसके बाद जैविक कृषि जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे इंडस्ट्री की चर्चा। ओके, तो अब इससे संबंधित सुधार करने पड़ेंगे प्री हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, और पोस्ट हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म में हमें भंडारण, प्रसंस्करण, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, इनसे संबंधित कुछ योजनाएं हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। ओके, कुछ संबंधित योजनाओं की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए, जैसे सॉइल है, सॉइल हमारा एक इनपुट है, तो सॉइल से संबंधित कौन सी योजना है जो सरकार चला रही है, जो इम्पोर्टेंट जो स्कीम से चला तो और भी रही है, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको 2014 में शुरू किया गया था, ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको मृदा के लिए या मृदा के इनपुट के लिए भारत सरकार चला रही है। इसके बाद बीजों में जीएम सीड की योजना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं जीएम सीड। उर्वरक में नीम कोटेड यूरिया, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नीम कोटेड यूरिया बहुत डिटेल चर्चा की थी, जिसने भी नहीं पढ़ा है आप पिछले 2-3 जो लेक्चर हैं उनसे पहले के लेक्चर में जाइएगा, आपको नीम कोटेड यूरिया जिसमें सब्सिडी पड़ा था, ठीक है ना, शायद उसी में है, आप इसको जाइएगा और उस चैप्टर में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग पेस्टिसाइड की बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड 2016 इसकी भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सिंचाई से संबंधित योजना है जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, और माइक्रो इरिगेशन फंड, ओके, इसकी भी बात करेंगे कि माइक्रो इरिगेशन फंड क्या होता है। सभी लोग जुड़ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद स्टोरेज और प्रोसेसिंग, परिवहन और विपणन, इनसे संबंधित भी कुछ योजनाएं हैं जिनकी चर्चा हमें करनी पड़ेगी, या उनसे संबंधित कुछ टॉपिक है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका ये हमारे पास अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए। इसके बाद परिवहन की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना थी एनडीए गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये 12 रोडों से, सड़कों से लिंक किया गया गाँवों को, उसके लिए बहुत क्रांतिकारी योजना थी। 2000 में इसको स्टार्ट किया गया। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और विपणन में ई नैम योजना। अब ई मार्केटिंग आप पढ़ चुके हैं, जैसे कुछ योजनाओं की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जैसे नीम कोटेड यूरिया की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, वैसे ही ई नाम की भी डिटेल चर्चा हम लोग कर चुके हैं जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात की थी। ओके, तो अब एक एक करके बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे कवर करते हैं। पिछले कुछ टॉपिक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आपको मैं 1 मिनट देता हूं, आप पूछ लीजिए प्लीज। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग अपने जो लेक्चर है उसको आगे स्टार्ट करते हैं।
देखिए, इकोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए इकोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण, प्री के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इकोनॉमी से ही रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको लगता है कि ये तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, या आपके अनयूजुअल टच में नहीं आते हैं, जो आपको नॉर्मल न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये चेंजेबल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ ना कुछ रोज नया होता है, आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है इकोनॉमी के लिए। हिस्ट्री के लिए आपको इतना अपडेट रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात करता है। ओके, तो इसमें कोई खास अपडेट नहीं आता है, कभी कभार कोई अपडेट आ जाता है तो आप उसको रख सकते हैं। ज्योग्राफी में भी कोई बहुत अपडेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त अपडेशन चाहिए, है ना? इसके अलावा पॉलिटी में भी आपको मॉडरेट तरीके से अपडेट होने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से कोई नए एक्ट बन रहा है, कोई नया बिल लाया गया है, इन पर आपको ध्यान देना है। ओके, फिर उसके क्या फीचर्स हैं, या फिर कोई पुराने बिल को हटाया गया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई नया सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, या कोई अमेंडमेंट किया गया है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इकोनॉमी में भी आपको नए कुछ स्कीम को देखना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, मार्केट की एक्टिविटीज को समझना है। ओके, पैसे के फ्लो को समझना है, क्या होता है, इन्फ्लेशन को समझना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आपको समझना, कुछ डेफिसिट्स होते हैं उनको समझना है आपको, है ना? तो ये कुछ करंट से रिलेटेड भी रहते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपको करंट से ऐड करके पूरे टॉपिक्स को कवर करा रहा हूँ। जो भी योजनाएं आप पढ़ रहे हैं उनमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल रिसेंट डाटा मिल सके, ताकि जब आप 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आपको कोई विशेष प्रक्रिया का या विशेष समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए, पहला आज हमारा टॉपिक है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड की चर्चा करते हैं हम लोग। सॉयल हेल्थ कार्ड का मतलब क्या हो गया? सॉयल मीन्स मिट्टी, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, और कार्ड आपको पता है एक डॉक्यूमेंट होता है। तो मतलब क्या है? मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा जो आपके लिए मल्टीपल बेनिफिट लेकर आएगा। इसका लोगो क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसका ऑफिशियल लोगो है, भारत सरकार ने जो दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, अब इसकी डिटेल चर्चा करते हैं हम लोग कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा के जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट हैं, न्यूट्रिशनल एलिमेंट हैं, उनको जांचने, उनको परखने की एक योजना है। उर्वरकों के उत्पाद से होता क्या है, जो हम उर्वरक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उससे क्या होता है कि जो मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोरॉन, और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, है ना? तो अब उनकी जो कमी हो जाती है, जैसे जैसे फसल की पैदावार आप बराबर करते रहते हैं, ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि सही से मृदा में कौन कौन से उर्वरक जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशनल एलिमेंट है, हमको जानकारी नहीं हो पाती है। तो फिर क्या होता है कि हम उनकी कमी को दूर नहीं कर पाते हैं, बल्कि नई जो पौध है या जो फसल है या जो उत्पाद है उसको बोना शुरू कर देते हैं। ओके, तो अब इस तरीके की जो पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है, उसे दूर करने के लिए 2014-15 में, कब शुरू की गई? 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। 2014-15 में जब नई एनडीए की गवर्नमेंट आई,
मोदी जी की, तब उन्होंने ये योजना शुरू की। योजना के बारे में समझते हैं। 19 फरवरी 2015 को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया, ऑफिशियली लॉन्च किया गया। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से इसको लॉन्च किया गया, सूरतगढ़ से। ओके, इसका शुरुआत किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना था। और मृदा स्वास्थ्य किसकी सहायता से प्रदान करना है? राज्यों की सहायता से। ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों की है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसकी थीम है और लोगो आपके साइड में आप देख रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले क्या था कि ग्रामीण युवा एवं किसान, इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। की फैक्ट, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है मृदा परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना कर सकते हैं एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परीक्षण यानी किसानों की जो मिट्टी है खेतों से लाकर एक प्रयोगशाला स्थापित करेंगे और वहीं पर नमूना परीक्षण कर पाएंगे, वहीं पर सैंपल को वो परीक्षण कर पाएंगे। ओके, प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसका 75% केंद्र व राज्य सरकार वहन करती है। और स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठन के लिए भी यही प्रावधान है। ओके, तो अब आप समझिए, इसमें 5 लाख रुपए तक के खर्च में 75% का जो खर्चा है वो सेंटर प्लस स्टेट सरकार मिलकर उठा लेती है। 25% का खर्च आपको उठाना पड़ेगा। अब उस 25% के खर्च जिनको उठाना, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? उसमें कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है। ओके, उसमें कृषक सहकारी समिति भी आ सकती है, कृषक सहकारी समिति भी शामिल हो सकती है, या फिर कोई स्वयं सहायता SHG जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, SHG भी उसमें शामिल हो सकता है, या फिर कृषक उत्पादन संगठन। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ओके, कृषक उत्पादक संगठन, और ये सब यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब ये मत पूछिए कृषक उत्पादन संगठन क्या होता है। अगर जो बच्चे अभी अभी नए जुड़े हैं उनको कोई डाउट है कि ये कृषक उत्पादन संगठन क्या होते हैं, तो पिछले लेक्चर्स में जाएंगे और आपको वो कृषक उत्पादन संगठन का टॉपिक मिल जाएगा। आप वहां से इसको डिटेल पढ़िए और उसके नोट्स तैयार करिए। ओके, योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से किया जाएगा, लेकिन हर 2 वर्ष में इसका आकलन किया जाएगा। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकारों की होगी। जो नियमित रूप से 2 वर्ष में मिट्टी की जांच की जाएगी, सैंपल को जांचा जाएगा, वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों के अंतर्गत दे दी गई है, ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान की जा सके और उनको पूरा करने के लिए सुधार लागू किया जा सके। ओके, तो ये ध्यान रखना है आप। अब यहां से समझते हैं, ये तो हो गया कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत कुछ 12 पैरामीटर्स को लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, कितने पैरामीटर्स को लिया गया है? 12 पैरामीटर्स को लिया गया है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल पैरामीटर्स को भी जोड़ा गया। ऐसे करके ये 12 पैरामीटर्स हो जाते हैं, जो SHG की प्रिंटेड रिपोर्ट होती है, सॉइल हेल्थ कार्ड की जो प्रिंटेड रिपोर्ट होती है, सॉइल हेल्थ कार्ड की प्रिंटेड रिपोर्ट में 12 पैरामीटर्स की बात की जाती है। ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब वो 12 पैरामीटर्स में क्या क्या आता है इसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बड़े जो पोषक तत्व हैं उनमें कौन कौन सा आता है? नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस और पोटेशियम। 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि बड़े पोषक तत्व आते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में सल्फर आता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें, अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज ये आ जाते हैं। ये 5 तत्व आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। कौन कौन से? बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीज। ओके। इसके बाद सेकेंडरी में सल्फर आता है। और फिजिकल पैरामीटर्स में पीएच, ईसी और ओसी। पीएच सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। पीएच मान की चर्चा आपने साइंस में पढ़ा होगा। पीएच मान 0 से ऊपर तक 7 तक मापते हैं और इधर -7 तक भी मापते हैं। अब इसमें खास तौर से क्षारीय और अम्लीय, इनके पैरामीटर्स को देखते हैं कि मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत या बड़े जो पोषक तत्व हैं उनके अंतर्गत नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है और पोटेशियम आता है। NPK, इनका रेशियो मैंने आपको कल बताया था 4/2/1 होना चाहिए खेत में डालते समय। लेकिन चूंकि उर्वरकों पर इतनी सब्सिडी दे दी जाती है कि इनका रेशियो बिगड़ गया है। रेशियो बिगड़ने से क्या हुआ है कि जो सॉइल की हेल्थ है उसमें भी इफेक्ट आ रहा है। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, उसको भी इसने बढ़ाया है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरनाक है। ओके, तो ये पूरी हो गई सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। अब यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पूरी हो गई। अब हम बात करेंगे जीएम सीड की। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जीएम सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। हालांकि ये टॉपिक आप साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि मुझे पता है अभी आपकी साइंस एंड टेक की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो ये समझना आपको यहाँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जीएम सीड क्या होते हैं या जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं। ओके, तो जीएम से मतलब क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। ओके, अब इन्हीं बीजों से जो फसल बनती है उसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, इनकी एक आप थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर देख लीजिए। इसको शुरू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, जीएमएस होते हैं, वो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही यानी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। तो जब तकनीकी का विकास मानव जीवन की जरूरतों और गुणवत्ता लाने हेतु उत्पादों के विनिर्माण में जीवित जीवांशों में बदलाव लाया जाए तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि जीवित जीवांशों में बदलाव लाना है, यानी कि कुछ छेड़खानी की जाती है किसी जीवित अंश से। अब वो जीवित अंश कौन हो सकता है? या तो वो एनिमल हो सकता है, एनिमल वर्ग का हो सकता है, या फिर वो प्लांटी वर्ग का हो सकता है। इन्हीं से छेड़खानी की जा सकती है। किसके लिए छेड़खानी करनी पड़ेगी? मानव जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर उनमें गुणवत्ता लाने के लिए, या फिर उत्पादों के विनिर्माण में। ओके, ये इसका बेसिक्स है। इसमें मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, जो माइक्रो बिल्कुल छोटे छोटे जीव होते हैं, कवकों, पौधों, जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भक्षक या जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। मतलब क्या होता है कि इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिक रूप से जब चेंज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं इनको सीड्स को, तो उसमें कुछ सूक्ष्म जीवों का भी प्रयोग किया जा सकता है, कवक का भी प्रयोग किया जा सकता है, कुछ पौधों का भी प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जंतुओं का उपयोग किया जा सकता है। इनका उपयोग करते हुए हम फिर इसको इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन करते हैं ताकि उसका हमें बेनिफिट मिल पाए, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल पाए। ओके, अब हम समझते हैं कि जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं। देखिए, इसके बारे में आपको समझना इसलिए भी जरूरी है। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी उसका यूज़ क्या है? ओके, जब आप साइंस टेक पढ़ेंगे
तो फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी आपके टीचर हैं वो आपको और अच्छे से इसको क्लियर आउट कर देंगे। बायोटेक्नोलॉजी का क्या अनुप्रयोग है? ये कवक, सूक्ष्मजीव और इनको मिला के हम नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, तो इसका यूज़ क्या है? देखिए कितने सेक्टर में यूज़ है, पहले ये देखते हैं। एक तो कृषि क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में या औद्योगिक उत्पादन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई और इन्वायरमेंटल हमको सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं? जो एग्जांपल है हमारी जीएम फसलें, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, बायोफोर्टिफिकेशन, ये भी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव है। स्वास्थ्य में हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करेंगे? जीन चिकित्सा, स्टेम सेल, जीन थेरेपी आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, और स्टेम सेल बहुत क्रांतिकारी है, इसको आप यूपीएससी के लिए जरूर पढ़िएगा। इसके बाद औद्योगिक उत्पादन किसका करेंगे? जैव ईंधन का औद्योगिक उत्पादन करेंगे, जैसे बायोडीजल, पढ़ा होगा आपने सभी ने, आप तैयारी कर रहे हैं बायोडीजल के बारे में। कोई अन्य एनवायरमेंटली हमें सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए जैव उपचार, जैसे आप देखते हैं समुद्र की सतह पर तेल फैल जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें इस प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ ऐसे हम कवक या ऐसे बनाते हैं कि उनसे वो जो ऑयल होते हैं उसको खा लेते हैं, उसको सोख लेते हैं, ठीक है ना, वो पानी को साफ कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ समझ चुके, हम एग्रीकल्चर का सेक्टर पढ़ रहे हैं आज। एग्रीकल्चर के सेक्टर में अब हम पढ़ेंगे जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं। जीएम क्रॉप्स के बारे में देखिए, जो भारत है, आप अगर देखेंगे जीएम क्रॉप्स लिखते जाइएगा आप साथ साथ, जीएम क्रॉप्स अगर आप देखेंगे तो दुनिया में हम वर्ल्ड में हम 5th पोजीशन रखते हैं। कौन सी पोजीशन रखते हैं? 5th पोजीशन रखते हैं। ओके, 5th पोजीशन में अगर हम देखें तो यूएसए पहले नंबर पर है, देन ब्राज़ील है, इसके बाद अर्जेंटीना। लोकेशंस पता है ना आपको इन कंट्रियों की? यूएसए की सिचुएशन क्या है, ब्राज़ील की, अर्जेंटीना की, और इसके बाद कनाडा, और इसके बाद इंडिया। और हंसी की बात यह है कि 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं हम वर्ल्ड में जीएम क्रॉप्स के मामले में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? बीटी कॉटन का। टोटल जो हम जीएम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं उसमें 96% सिर्फ बीटी कॉटन की वजह से हम 5th नंबर की पोजीशन गेन करते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो मतलब क्या है कि ये एक इकलौता ऐसा है जिसका हम, या इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है बीटी कॉटन जिसका हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के रूप में यूज करते हैं। ओके, जबकि अन्य देशों में और बहुत सारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है, पर हमारे यहाँ बेसिकली केवल बीटी कॉटन का ही प्रोडक्शन होता है। ओके, इसके बाद एक कमेटी है जो इससे संबंधित चीज़ों को रेगुलेट करती है, उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। लिख लीजिएगा इसको, ये पूछा गया था 2017 यूपीएससी में, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया गया था। उस समय बीटी जो कॉटन है वो बड़ा चर्चा का विषय था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके, इसको कहते हैं GEAC। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है इस प्रकार से। अब देखिए, इस कमेटी के बारे में आप जल्दी जल्दी नहीं पढ़ते हैं, ना ही आपको जो मैगजीन्स हैं, सस्ती मैगजीन खास तौर से, उनमें देखने को मिलता है। आप इसलिए अच्छी मैगजीन्स का यूज़ करिए। ओके, कुछ स्टैंडर्ड मैगजीन आती हैं मार्केट में, आप उनका यूज़ करिए
कुछ करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अभ्युदय मिर्ज़ापुर केंद्र आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ये इकलौता अभ्युदय केंद्र है जो आपको आपकी तैयारी के लिए करंट अफेयर भी जो है अवेलेबल करा रहा है। तो उसका आप पूरा लाभ उठाइए करंट अफेयर का और उसको अच्छे से अच्छे पढ़िए। अब ये जो बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊंची बॉडी है। जेनेटिकल जो चीज़ें होती हैं एपेक्स बॉडी है उनको रेगुलेट करने की, और यही सारे टेक्निकल अप्रूवल भी देती है, टेक्निकल अप्रूवल भी देती है। और अगर कोई, और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है ये समझना है, ये कार्य करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है। ओके, अब यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने चर्चा की थी बीटी कॉटन की यहां पर, ठीक है ना। तो ये बीटी क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए और कई बार पूछा गया है ये, थुरिनजिएंसिस। ओके, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, इसका फुल फॉर्म ये है। अब वैसे इसके बारे में क्या है, वैसे तो ये देखिए नेचुरल सॉइल में मिलता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये इस प्रकार का एक प्रोटीन बनाता है जो जीवाणुओं को या कीटाणुओं को मारता है, यानी कीटों को मारता है, ठीक है। तो अब इससे क्या करते हैं, इससे हम वो प्रोटीन को निकालते हैं, यानी उस डीएनए को निकालते हैं, उसको फाउंड करते हैं और उसको प्लांट में डाल देते हैं। प्लांट में जब हम डाल देंगे तो जैसे ये क्या करता है, अपनी जो इसका ये जो बीटी है, ये जो एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है जो कीटों में, तो ये क्या करेगा कीटों को मारने के लिए, तो क्या करेगा कि ये उस प्लांट में भी जिसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे इस डीएनए को, उसमें भी इसी प्रकार की वो एक प्रोटीन लेयर बनाएगा जो कीटों से प्रोटेक्ट करेगा उस फसल को या उस पौधे को। तो बस यही बेसिकली हम करते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर या जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स के अंदर। क्या करते हैं पहले देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। यह नेचुरल सॉइल में मिलता है, ओके। इसकी खासियत यह है कि यह एक प्रोटीन बनाता है, जो इंसेक्ट्स यानी कि कीटों के लिए, कीटों को मारती है, ओके। तो ये आप इसको लिख लीजिए। तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस क्या है, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि जीवाणु है, कवक है, जो एक इस प्रकार का प्रोटीन बनाता है जो कीटों को मार देता है, यानी कि कीटों से बचाता है। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटीन बना रहा है वो उस प्रोटीन में क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा डीएनए होगा जो इस प्रोटीन को बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इस डीएनए को निकालना है, कट करना है ना इस डीएनए को। इसको क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे, इस डीएनए को कट करके क्या करेंगे, पौधे में डालेंगे, ओके। पौधे में डालेंगे तो वो पौधा भी क्या करेगा, उसी प्रकार की प्रोटीन बनाएगा जिससे कि एक सेकेंड बस, किस प्रकार के प्रोटीन बनाएगा, जिससे कि
कीटों का नष्ट हो सके और पौधे की जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके, पौधे की रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो ये प्रोटीन, इससे निकालेंगे डीएनए। ओके, और ये डीएनए को कहाँ, इसको फाउंड करके कहाँ डालेंगे, प्लांट के अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ओके, प्लांट के अंदर हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे और वो प्लांट क्या हो जाएगा, कीटों के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं, अब ये क्या होगा, एक तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है, अब ये जब हमने क्या किया, जीन को, या डीएनए के अंदर जीन होता है, आप साइंस पढ़ेंगे तो ये सब समझेंगे, चीज़ों को पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या 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 चीज़ें आ जाएंगी, म्यूटेशन भी आता है, म्यूटेशन, म्यूटेशन भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इंसर्शन और डिलीशन, मतलब कोई चेंज कर सकते हैं आप किसी प्लांट में या एनिमल में, या फिर कोई इंसर्ट कर सकते हैं या उससे कुछ निकाल सकते हैं, इतना कुछ हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंतर्गत करते हैं। अब जो आपने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा, किसके बारे में, बीटी कॉटन के बारे में, तो बीटी कॉटन में आपने पढ़ा बैसिलस थुरिनजेंसिस नाम का एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेंसिस। ये किसको मारता है, या ये बैसिलस ये किसको मारता है, ये मारता है, एक पेस्ट होता है, यानी कीट होता है, जिससे कपास के जो किसान थे बहुत परेशान रहते थे, पिंक वॉल वॉर्म। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसको खत्म करते हैं, ये पिंक वॉल वार्म नाम का एक कीट होता था, बैक्टीरिया होता था, जिसको कि सॉरी कीट होता था, जिसको कि ये बैक्टीरिया खत्म कर देता है, और जो कपास के पौधे होते हैं उनमें फिर इस तरह के कीट नहीं लगते हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो प्रोडक्शन अच्छे से होता रहता है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो एक और फसल है, कौन सी, बीटी ब्रिंजल। ओके, ब्रिटी ब्रिंजल में भी जैसे इसमें पेस्ट पिंक वुलवॉर्म था, वैसे ही ब्रिटी ब्रिंजल में क्या होता है कि एक होता है फ्रूट एंड शॉर्ट बोर्स, बोरस भी कह सकते हैं। इससे जो बैगन है उसको बचाता है, इस नाम का कीट लग जाता है, फ्रूट एंड शॉर्ट बोरस। ओके, इससे वो बीटी बैगन जो होता है, ब्रिंजल होता है, उसको ये बीटी बचा लेता है। तो इस प्रकार से एक जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज हो जाते हैं। ओके, अब इसको समझ लीजिए आगे कि जो बीटी कॉटन इज इंसर्ट रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी। ओके, बीटी कॉटन कैसी है, एक रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी है जो इंसर्ट लिख गया, ये इंसेक्ट है जो कीटों से खुद को बचा लेती है। इस प्रकार की ये एक क्या है, कॉटन की प्रजाति है जो कीटों को खुद से बचा लेती है। दूसरा इसका जो फैक्ट है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द बैक्टीरियम बैसिलस, लिख लीजिएगा इसको स्पेलिंग सही से,
थोरिनजेनेसिस प्रोड्यूस डिफरेंट बीटी टॉक्सिन। उसी से तो ये बचाता है अपने आप को। ओके, तो ये हो गया बीटी कॉटन के बारे में कुछ फैक्ट हो गए। अब अगर इसके प्रोज एंड कॉन्सेस की बात करें तो क्या होगा, एक तो ये जैसे फसल को बहुत रेजिस्टेंट बना देता है, जो फार्मर्स की इनकम है वो उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, इसके लिए पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र का बहुत यूज़ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाती है। तो ये इसके कुछ प्रोज हैं। कॉन्स की बात करें, अगर इसकी निगेटिव कोई चर्चा करें तो निगेटिव में आप क्या समझेंगे? निगेटिव में आप समझ लीजिए कि जैसे इसके जो बीज हैं उनके दाम बहुत महंगे होते हैं, इनके बीजों के दाम बहुत महंगे हो जाते हैं, तो ये भी एक इसमें समस्या है ना। तो अब आपने क्या समझा, यहाँ लिख लीजिए कि जीएम तकनीक में एक प्राणी या वनस्पति के जीन को निकालकर, लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, जीएम तकनीक में एक प्राणी या वनस्पति के जीन को निकालकर दूसरे असंबंधित, जो उससे संबंध नहीं रखता है, असंबंधित प्राणी या वनस्पति में डाला जाता है। ओके, अब ये क्या करता है, इसको भी लिख लीजिए, जो भी बता रहे थे आपको। क्या करेगा ये? एक तो ये क्या करता है कि फसलों को प्रतिरोधी बना देता है। क्या करता है? फसलों को प्रतिरोधी बनाता है। दूसरा क्या करता है कि जो भी अजैविक दबाव होते हैं, मतलब कि ज़्यादा पानी होना, बारिश हो जाना या फिर पाला गिर जाना, ठीक है, इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, इनसे भी वो जो खेती होती है, जो उत्पाद होता है, उसको क्या बनाता है? सहनशील बनाता है उसको। तो आप लिख सकते हैं अजैविक दबावों के प्रति सहनशीलता लाता है, सहनशीलता लाता है। इसके अलावा सिर्फ फसलों के उत्पादन तक ही नहीं, उसके बाद भी जो उससे होने वाली हानियां होती हैं फसल कटाई के बाद, उसको भी बचाता है। तो फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों से बचाव करता है। ओके, या उनको कम करता है, आप कम भी लिख सकते हैं, कम करता है। इसके बाद मिट्टी के जो खनिज होते हैं उनके भी उपयोग की क्षमता को ये बढ़ा देता है। पौधे चूंकि मिट्टी से खनिज पदार्थ लेते हैं, तो जो खनिज पदार्थों की उपयोग की क्षमता है पौधों की, उसमें वो इनहेंस करता है। तो खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि करना। ओके, तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। क्या समझना है कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? बस एक सेकेंड। देखिए, बायो फोर्टिफिकेशन पहले समझिए क्या होता है। किसी भी चीज में कुछ बढ़ा देना, वो होता है फोर्टिफिकेशन। ओके, मतलब आप क्या बढ़ाएंगे? अगर हम पौधों की बात करेंगे तो क्या बढ़ाएंगे? उसमें न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को तो बढ़ाने की हम बात करेंगे। तो देखिए, जो पारंपरिक होता है फोर्टिफिकेशन, उसमें क्या होता है कि पौधे के उत्पादन के बाद जब वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत जाता है, तब फिर क्या करते हैं कि उसमें न्यूट्रिशनल ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें जो न्यूट्रिशनल पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आप देखते होंगे पानी आता है बिस्लेरी का,
उसमें आप देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल विटामिन्स, कुछ कंटेंट, खनिज लवण उसमें लिखा होता है जो अलग से डाले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब पानी को बाद में प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, तब वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट उसमें जो डाले जाते हैं। तो इसी प्रकार से बायो फोर्टिफिकेशन भी होता है, लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन परंपरागत फोर्टिफिकेशन से थोड़ा अंतर है। यहाँ पर क्या होता है कि फोर्टिफिकेशन जब मतलब कि जब फसल हो रही होती है उसी समय न्यूट्रिशनल एलिमेंटों को डाल दिया जाता है, ना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दौरान या फिर प्रोसेसिंग के दौरान। मतलब कि प्रोसेसिंग के दौरान इसमें न्यूट्रिशनल पदार्थ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि पौधों की वृद्धि के दौरान ही पोषक तत्व इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो यही आपको लिखना है बायो फोर्टिफिकेशन में, लिख लीजिए बायो फोर्टिफिकेशन। राइटिंग हो सकता है आपको कुछ कम अच्छी लग रही हो, तो इसको प्लीज मैनेज करिएगा आप लोग। ओके, देखिए कृषि प्रणालियों के खाद्य पोषण स्तर को सुधारा जाता है। ओके, कैसे कि यह पारंपरिक फोर्टिफिकेशन से अलग है प्रसंस्करण के दौरान पोषक तत्वों को, प्लीज राइटिंग के लिए मैनेज करिएगा थोड़ा सा, पोषक तत्वों को शामिल करने की बजाय क्या किया जाता है, पौधों में वृद्धि के दौरान ही पोषक तत्वों के स्तर में सुधार कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या कि कृषि प्रणाली बायो फोर्टिफिकेशन क्या है कि इससे खाद्य पदार्थों में पोषण स्तर को सुधारा जाता है, और ये पारंपरिक फोर्टिफिकेशन से डिफर होता है। प्रसंस्करण के दौरान पोषक तत्वों को शामिल करने की बजाय जो जिस समय पौधों में वृद्धि हो रही होती है उसी समय पोषक तत्वों के स्तर में सुधार कर दिया जाता है। तो अब आप समझ गए कि जो बायो टेक्नोलॉजी है उसका कृषि क्षेत्र में क्या इस्तेमाल है। अच्छा, जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं उसके सिर्फ वही बेनिफिट नहीं है जो हमने अभी पहले चर्चा की थी कि ये रेजिस्टेंट होती हैं, ये जो अजैविक दबाव होते हैं उनके प्रति सहनशीलता आ जाती है, फसल कटाई के बाद इनमें जो होने वाली हानियां उनसे बचाव हो जाता है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ आय, जो फार्मर्स हैं उनकी आय में वृद्धि होती है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल रुकता है, फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल होता है। तो यही सिर्फ बेनिफिट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट है। जैसे एक तो टेस्ट में सुधार आ जाता है, किसमें मैं बताता हूँ और क्या क्या बेनिफिट है इसके। एक तो फसल का जो क्रॉप होती है या जो संबंधित प्रोडक्ट होता है उसके किस में अंतर आ जाता है, टेस्ट में अंतर आ जाता है। इतने से ही काम चला लें, तो समय लगेगा। अदर बेनिफिट क्या क्या है, एक तो टेस्ट में सुधार आ जाता है, टेस्ट में सुधार आ जाता है। दूसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ये सब आप लिख सकते हैं अपने आंसर में
क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा उसमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये सब आपने पढ़ ही लिया कि उनमें स्ट्रेस टॉलरेट हो जाते हैं, वो स्ट्रेस टॉलरेंस उनका जो बढ़ जाता है। ठीक है, इससे सबसे बड़ी चीज एक फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने का मौका मिलता है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने का मौका मिलता है। ओके, फिर जो सरकार की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पोषक तत्व अच्छे से अच्छे मिल सकें, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बनी रहती है। ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, बाकी आपको पता ही है कि फार्मर्स इनकम भी बढ़ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ों के होता है। अब जैसे अब आपने एक और फसल का नाम सुना होगा, कई बार प्रश्न में पूछा गया है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, वरना उसके बिना ये सब अधूरा हो जाएगा। ओके, चलिए ऊपर ही इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा गोल्डन राइस के बारे में, कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके बारे में चर्चा की है और यूपीएससी ने भी इसके बारे में पूछा है, मेंस में भी और पीटी में भी। तो गोल्डन राइस क्या होता है ना, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस में भी ये भी एक जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है और इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन मिलाया जाता है। क्या डालते हैं इसमें? एक जीन डालते हैं, याद रखिएगा, जीन बीटा कैरोटीन। ओके, इसमें क्या मिलाते हैं? बीटा कैरोटीन, ना कि लीन, कैरोटीन मिलाते हैं। ओके, इसको हिंदी में लिख दूं, बीटा कैरोटीन इसमें मिलाते हैं। ये बीटा कैरोटीन क्या करता है? विटामिन ए प्रोड्यूस करता है। तो ये फसल उन क्षेत्रों में खास तौर से उगाई जाती है जहां पर लोगों को न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाते हैं और जहां पर विटामिन ए नहीं मिलता है, जहां पर विटामिन ए की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो ये आपने समझ लिया कि जीएम सीड क्या होते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती हैं, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी एक प्रधानमंत्री की हमारे बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या कहती है ये योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलिए क्या है ये योजना, सबसे पहले समझते हैं। यह योजना 2015 में शुरू की गई, 2015 में 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई। अब यह योजना किसके अंतर्गत कार्य करती है? यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ओके, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भी जो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग है, उसके अंतर्गत यह योजना कार्य करती है। इस योजना का आदर्श वाक्य है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। इसको याद रखिएगा, जो जो भी टॉपिक में पॉइंट आपको इस योजना के बारे में बता रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? देखिए, इसका उद्देश्य है कि फील्ड स्तर पर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ाना, यानी कि खेत के स्तर पर जो सिंचाई है उसमें निवेश को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, पहली चीज। दूसरी, खेतों में ही जल के इस्तेमाल की दक्षता को बढ़ाना, जिससे पानी के अपव्यय को कम किया जाए। खेतों में ही जो संबंधित पानी उसका यूज हो रहा है उसको खेत में ही दोबारा यूज कर लेना, समझ गए बात को? तो इससे क्या होगा कि पानी का अपव्यय कम होगा। सुनिश्चित सिंचाई के तहत
कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, मतलब एक टारगेटेड सिंचाई के तहत क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर लैंड है, सिंचित भूमि है, उसका विस्तार करना। जल संरक्षण, भू पुनर्भरण एवं जलाशय पुनर्भरण भी इसका एक उद्देश्य है। जब क्या होगा, जब सिंचाई के स्तर पर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो कई तरह की जो तकनीकें हैं, है ना, उनका आधुनिक सिंचाई तकनीकों का चयन करेंगे। उससे क्या होगा, पानी की बचत होगी, जो भूजल है उसका संरक्षण होगा। तो उससे क्या होगा कि जो भूमि के में जो पानी के भरने की क्षमता है, यानी कि भूजल पुनर्भरण है, उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि भूजल के स्तर में वृद्धि होगी। और जो जलाशय, तालाब या जो पौध सूख रहे हैं, उनको भी हम दोबारा से भरने में सक्षम हो पाएंगे। और बरसात के समय में या नॉन रेनी एरियाज टाइम पे हम भी इनको भरा रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो जल का जो भू स्तर है वो उठेगा। जल की उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन करना, मतलब जहाँ जिस प्रकार के जल का उपलब्धता है उसी प्रकार से फसलों का चयन करना। आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का चयन करना, उसमें जैसे माइक्रो सिंचाई प्रणाली होती है, बूंद वाली या छिड़काव वाली, इस प्रकार की नई नई तकनीकों का प्रयोग करना। अब देखिए, जल की उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखें कि धान की खेती में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन अब इसको आप देखें तो ये जो गंगा का जो निचला एरिया है, यानी कि बिहार, बंगाल, यहाँ पर धान की अच्छी खेती की जाती है। लेकिन अब आपने देखा कि धान की खेती में पंजाब भी नंबर 1 पर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो पंप, चूँकि वहाँ किसान है सक्षम, तो वो क्या करता है, पंपिंग सेट के जरिए या फिर दूसरे कई और तरीकों के जरिए वो खेत को पानी दे देता है। तो इस प्रकार से हमें बचना, जहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं है तो वहाँ पर उस प्रकार की फसलों का इस्तेमाल करना या उनको उगाना, और जहाँ पर जल की उपलब्धता है वहाँ पर उस प्रकार की, जिनमें जल की मात्रा फसलों में ज़्यादा लगती है, उस प्रकार की फसलों का चयन किया जा सके। और जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पर नई नई सिंचाई प्रणालियों का भी प्रयोग किया जा सके, जिससे जल के खपत को घटाया जा सके और उसके उपयोग को बढ़ाया जा सके। अब इस योजना के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, उसके घटक क्या क्या है? देखिए, इसके अंतर्गत एक तो आता है एक्रीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ओके, पनधारा विकास यानी कि वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारी चीज इस के अंतर्गत के घटक हैं। अब अगर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत कार्य करना है तो इन चारों चीज़ों पर काम होना चाहिए, 4 चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। ओके, हर खेत को पानी। देखिए, ये माइक्रो इरिगेशन हो रही है, ये देखिए, तो इससे क्या हो रहा है, पानी की बचत होती है और खेत को पूरा पानी मिल पाता है। इसके अलावा कृषि, जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला एवं राज्य स्तरीय योजनाएं बनाना। ओके, इसमें केंद्र 75% का योगदान करेगा और राज्य 25% का योगदान करेगा, यानी कि इसका रेशियो क्या है, 75/25। और पूर्वोत्तर राज्यों में ये, जैसा कि कल चर्चा भी हमने यही की थी कि 90-10 का रेशियो हो जाएगा। ये नोट है, एक देख लीजिए आप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को अटल भूजल योजना, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना आदि के साथ समन्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसको अटल भूजल योजना, ओके, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसके तहत भी इसको मर्ज करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की चर्चा हम लोगों ने पहले की है, तो उम्मीद है आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं, जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं, वो जाकर बैक में ये वीडियो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। ओके, कोई डाउट? ओके, उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं रहा होगा। अब सूक्ष्म सिंचाई कोष क्या होता है, माइक्रो इरिगेशन फंड क्या है, ये भी सिंचाई से संबंधित ही योजना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड क्या है, ये समझते हैं इसको। देखिए, ये है सूक्ष्म सिंचाई, ये फिगर में देखिए आप। सरकार द्वारा इसे नाबार्ड के तहत गठित किया गया, तो इसके संचालन की संस्था कौन सी है, नाबार्ड। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपके लिए, जल्दी से बता दीजिए फटाफट।
10 सेकेंड लगेगा आपको टाइप करने में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ओके। सूक्ष्म सिंचाई कोष, माइक्रो इरिगेशन, आपको पता है नाबार्ड क्या है? ग्रामीण विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। क्या है? नोडल एजेंसी है। और ये क्या करती है? ये रीफाइनेंस का काम करती है। इसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है सूक्ष्म सिंचाई कोष, माइक्रो इरिगेशन फंड। सूक्ष्म सिंचाई कोष की प्रारंभिक पूंजी 5,000 करोड़ रुपए थी, जिसे अब की बजट में दोगुना कर दिया गया है और इसे 10,000 करोड़ रुपए का बना दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि IMF की प्रारंभिक पूंजी कितनी हो जाएगी? 10,000 करोड़ रुपए। ओके, तो ये एक बड़ी पूंजी है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि देश में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2018-19 के दौरान नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ MIF का गठन किया गया, निर्माण किया गया। कब किया गया? 2018-19 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की। अब कितनी पूंजी है इसकी प्रारंभिक पूंजी? 10,000 करोड़ रुपए। इस कोष का प्रमुख उद्देश्य PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और PDMSMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से अलग सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, इसके लिए किसानों को उत्साह देना और उनके लिए संसाधनों को जुटाना और उन्हें सुविधाएं प्रदान करना इसमें शामिल है। सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF की प्रारंभिक पूंजी 5,000 करोड़ रुपए थी। इसकी वृद्धि, इसको कैसे इस्तेमाल करना है? जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने में, जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करने के साथ साथ उत्पादन और उत्पादकता में भी सुधार को बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को और बढ़ावा इससे मिलेगा। अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ क्या होगा? जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, ये सारे के सारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और किसान जो हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। और ये सारा क्यों किया जा रहा है? आपको पता है 2022 तक क्या करना है? डबल इनकम फॉर फार्मर्स, उसके लिए ये योजना है। इसके बाद एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में समझते हैं क्या है। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कैसी योजना है? एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। इसका महत्व होता है CSS का, मतलब कि इसमें जो फंडिंग होगी वो कौन करेगा? सेंटर करेगी, यानी कि मोदी जी करेंगे। ठीक है ना? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो फंडिंग है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को पर ईयर 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाएगी। ये वर्ड याद रखिएगा, प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाएगी। देखिए छोटे छोटे टर्म पे आप लोग काम करिएगा, जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो कॉन्फिडेंस से बैठें और पूरे स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ें। अब देखते हैं इस योजना में क्या और क्या क्या है। बहुत पॉपुलर योजना है, आपने सब ने इस योजना के बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत वाले किसान परिवारों की 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता करी जाती है। यह आय सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में जो लाभान्वित किसान हैं उनको सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस योजना का वित्त पोषण भारत सरकार, आपको पता है जब ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो भारत सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है और लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित होने की उम्मीद इससे बनी हुई है। यह योजना कब शुरू की गई? देखिए ये मत सोचिएगा 2019 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने वाले थे तो उस समय अप्रैल मार्च के बजट के समय ये योजना की घोषणा की थी, नहीं। लेकिन ये जो घोषणा तो तब की थी, लेकिन ये शुरुआत कब से हुई है? 1 दिसंबर 2019
2018 से। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि इस योजना का प्रारंभ ये लागू की गई है 1 दिसंबर 2018 से, और इस योजना पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय आने का संभावना है। फिर यदि पति पत्नी और बच्चों की जमीन मिलाकर 2 हेक्टेयर से अधिक हो जाती है तो ऐसे किसान लघु सीमांत की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। मतलब क्या, पति पत्नी और बच्चों की जमीन मिलाकर अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि पति पत्नी या पिता सरकारी नौकरी में हैं या पेंशनर हैं तो भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना है। यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी निवेश एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आय का एक निश्चित माध्यम प्रदान करती है, आय का एक निश्चित हिस्सा देती है। योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को साहूकारों से और अनौपचारिक जो ऋणदाता हैं, जो हम लोग एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात कर रहे थे, जिनके चंगुल में किसान फंस जाते हैं और फिर उनको बहुत लंबा या बहुत ऊंचा ब्याज दर चुकाना पड़ता है, उनसे भी बचाने में इसमें सहायता मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे इसे अभी तक सही से लागू नहीं किया गया, इस योजना को शामिल ही नहीं किया गया है। अब अगर आधिकारिक सूचना की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के डाटा को सत्यापित ही नहीं किया, अभी तक वेरीफाइड ही नहीं किया है, और लगभग 70 लाख लोग हैं पश्चिम बंगाल में जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ओके। हालांकि पश्चिम बंगाल के कुछ किसान पात्रों ने, लगभग 10 लाख किसानों ने अपने व्यक्तिगत रूप से इसका आवेदन किया है, लेकिन उनके जो पूरा डाटाबेस है उसको भी सत्यापित किया जाना बाकी है। तो राज्य सरकार इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर जैसे बिहार में लाभार्थियों की संख्या लगभग 158 लाख है, लेकिन मिल कितने को रहा है इसका लाभ? सिर्फ 59.7 लाख किसानों का ही डाटा अपलोड किया गया है। तो राज्य में लाभार्थी ज़्यादा है और मिल उनको कम रहा है। तो हर राज्य के लाभार्थी आवेदन की पद्धतियां अलग अलग हैं, उनकी पहचान करना अलग अलग है। तो और इससे क्या हो रहा है कि पहचान करने में और डाटा अपलोड करने में जो देरी हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में। ओके। फिर एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये इसका ऑफिशियल बैनर है और ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है और 9 अगस्त 2019 से इसमें नामांकन शुरू हो गया था। इसके लिए है ये लघु एवं सीमांत किसानों की पेंशन के लिए है, जिनके लिए अभी मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे थे, उन्हीं के लिए पेंशन की भी व्यवस्था कर दी है। ओके। क्या है? केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेंशन योजना, ये ध्यान रखिए, किसान मानधन योजना क्या है? एक पेंशन स्कीम है। और जबकि किसान सम्मान निधि क्या है? प्रत्यक्ष आय देने की, उनको प्रत्यक्ष भुगतान करने की एक स्कीम, अर्थात प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार द्वारा। यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित योजना है। मतलब इसमें आप चाहें तो इन्वॉल्व हों और उसमें आपको अपना योगदान भी देना पड़ेगा। बात समझ गए? जैसे आप फार्मर हैं या मैं फार्मर हूं, तो ये मेरी मर्जी है कि मैं इसमें शामिल हूं इस योजना में, ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर निर्भर है। और अगर मैं इसमें शामिल होता हूं तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ योगदान करना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर ये योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि ये पूरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इस पर केंद्र का ही नियंत्रण है। योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं ये समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विशेषताएं कि इसमें 18 से 40 वर्ष आयु के जो किसान हैं वही इसका लाभ उठा सकते हैं, एज लिमिट है। फिर पेंशन निश्चित कब मिलेगी? 60 साल की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपये पर माह की पेंशन मिलने लगेगी। ओके। कितना उनको योगदान करना पड़ेगा? 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह का योगदान किसान कर सकते हैं। उनके द्वारा जो योगदान किया जाएगा उसका निर्धारण योजना के समय से किया जाएगा, जब कब से वो जुड़ रहे हैं और फिर कितनी आयु तक वो जुड़े रहेंगे। उस समय जब वो जुड़े हैं तो उनकी आयु कितनी है, इस आधार पर इस धनराशि का निर्धारण किया जाएगा कि उन्हें 55 रुपये देने हैं कि बीच में कितनी राशि देनी है, 200 रुपये तक कितनी राशि देनी है। ओके। फिर किसान द्वारा जितनी भी राशि का योगदान किया जाएगा, जितनी भी, उतनी ही राशि का, उतने बराबर धनराशि का योगदान कौन करेगा? केंद्र सरकार भी उसी राशि का योगदान करेगी। तो मतलब क्या हो रहा? 50-50, जितना किसान योगदान करेंगे उतना ही
भारत सरकार भी यानी केंद्र सरकार भी धनराशि का आवंटन कर देगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि का सीधे पेंशन योजना की योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं। यानी कि जो आपको प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत जो आपको लाभ मिल रहा है, उसके तहत जो पैसा मिल रहा है आपको, वो चाहे तो आप सीधे इसे पेंशन खाते में भी डाल सकते हैं, यानी कि जो पेंशन राशि की भुगतान है उसमें भी आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अभी पारिवारिक पेंशन क्या है इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए योगदान करता है, जैसे मान लें मैंने किसी ने पेंशन ली है, अब वो उस स्कीम में योगदान कर रहा है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने पर उसका या उसकी जो भी रहा होगा पात्र, महिला या पुरुष, उसकी पति या पत्नी को शेष योगदान देकर, वो जो उसकी पति या पत्नी होगी वो शेष योगदान देकर पेंशन को या इस योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ आगे जाके प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यदि पति पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा, ब्याज सहित कुल योगदान वाली जो राशि है जो उसको उनको मतलब उसने योगदान किया है उसको पूरा का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, यानी कि जिसको नॉमिनी बनाया जाता है इस योजना में उसको भी ब्याज के सहित, ये खास देखिएगा, इसमें ब्याज कैसा मिलेगा, इसमें सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। कौन सा ब्याज मिलेगा, सेविंग अकाउंट पे जितना ब्याज मिलता है बस उतना ही ब्याज इस स्कीम में भी मिलेगा। बहुत क्रांतिकारी स्कीम है ये। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन को पेंशन धनराशि का 50% जो हिस्सा परिवार को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। बहुत क्रांतिकारी स्कीम है ये। ओके, अच्छा, इसका प्रबंधन कौन कर रहा है, इसका प्रबंधन करता है LIC। LIC के द्वारा इस पूरे पेंशन कोष की या फंड की पूरी जवाबदेही रहेगी और यही निगम LIC ही इसके लिए पूरा अकाउंटेबल है। ओके, अब क्या इस योजना से बाहर निकला जा सकता है? बिल्कुल निकला जा सकता है। यही समझने की बात है कि कम से कम 5 साल तक अगर नियमित रूप से आपने योगदान देते हैं और उसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC भी बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित आपकी धनराशि का भुगतान कर देगी। यदि नियमित रूप में विलंब हो जाता है या अल्प समय के लिए भुगतान रुक जाता है तो किसान ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं और अपनी योजना को जारी रख सकते हैं या फिर बाद में उसको छोड़ सकते हैं। तो ये दोनों सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाती हैं। इसके बाद है ग्रामीण भंडारण योजना। ठीक है, तो ग्रामीण भंडारण योजना क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। ग्रामीण भंडारण योजना, देखिए आप जानते हैं कि ग्रामीण भंडारण योजना, भंडारण का मतलब क्या हो गया कि जो कटाई के बाद फसल को रखने की व्यवस्था करना। तो आप जानते हैं कि देश में जो किसान होते हैं वो फसल की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास भंडारण क्षमता नहीं है, उसे सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी एक तो फसल का नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है और उन्हें कम दाम में बेचना पड़ता है। इसी वजह से किसान जो है मतलब ना अपने फसल को कम दाम में बेचे तो ग्रामीण भंडारण योजना शुरू की गई। इसके तहत फल सुरक्षा करने के लिए राज्य सरकार मदद करती है और किसान निर्माण मतलब इसका निर्माण खुद किसान भी करा सकते हैं तथा किसानों से जुड़ी संस्थाएं भी इस योजना के तहत इनका निर्माण कर सकती हैं और इसके तहत सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत क्षमता का निर्णय उद्यमी के द्वारा किया जाएगा कि भाई वो कितनी बड़ी जो है भंडारण क्षमता अपनी रखना चाहता है। ठीक है, जो भी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता होगी वो न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और मैक्सिमम 3000 टन होनी चाहिए। क्षमता 3000 टन से ज़्यादा है या 100 टन से कम है तो फिर उसके योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ संबंधित संस्था को या उस उद्यमी को या इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में या विशेष मामलों में 50 टन की क्षमता होने पर भी सब्सिडी प्रदान कर दी जाती है। ओके, और अगर कोई परिवार है, कोई फैमिली है और वो 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम की स्थापना कर रहे हैं तब भी उन्हें सब्सिडी दे दी जाएगी। और लोन जो चुकाना है वो 11 साल तक की इसमें अवधि है ग्रामीण भंडारण योजना के तहत जिसमें आप लोन चुका सकते हैं। ग्रामीण भंडार योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों के लिए भंडार गृह का निर्माण करना है जिसके तहत किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें और वह अपनी फसल को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर ना हो। योजना के तहत किसानों को आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ जाएगा जिसके तहत उनकी काफ़ी सारी परेशानियों का हल निकल आएगा। उनके सर का बोझ कम होगा और वह आत्मनिर्भरता से सशक्त बनेंगे और उन्हें अपना काम करने में
मदद मिलेगी। तो ये थी ग्रामीण भंडारण योजना। इसके बाद है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जैसे आपने केसीसी पढ़ा था वैसे ही है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है? पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, ये इसका लोगो है, देख लीजिए आप। भारत सरकार ने सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसी को ध्यान में रखते हुए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2022 की जो इस टारगेट है इसको लेकर जब चलना है तो ये जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसकी शुरुआत ऐसे किसानों के लिए की गई है जिनके पास या तो ज़मीन कम है या फिर ज़मीन है ही नहीं और वो किसान पशुपालन करते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस इत्यादि का पालन करते हैं। ऐसे किसानों को लाभ देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसी के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत ऐसे किसानों को लाभ देना है जो पैसे की आर्थिक कमजोरी के कारण अपने पशुओं को या तो बेच देते हैं या उनके पशु बीमार पड़ जाते हैं, वो इलाज नहीं करा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पशु किसान क्रेडिट कार्ड से उनको मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? कोई भी किसान अगर गाय का पालन करता है तो उसे 40,000 रुपये प्रति गाय और अगर भैंस का पालन करता है तो 60,000 रुपये प्रति भैंस पशु किसान क्रेडिट के तहत दिए जाएंगे। ओके, अब इसके तहत कुछ सब्सिडी भी मिलती है कि पशुपालकों को सभी बैंकों से 7% का ब्याज मिलता है कि ब्याज की दर पर उनको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो समय पे चुका देते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा? 3% का हो जाएगा। ओके, तो ये इस योजना का एक अतिरिक्त लाभ है। इसके बाद कौन कौन से क्षेत्रों में ये योजना काम कर रही है? तो ये मछली पालन के क्षेत्र में काम कर रही है, समुद्री मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्धालय, इन सब के क्षेत्रों में ये काम कर रही है। इसके लाभार्थी ये सारी लिस्ट आपके सामने है। ओके, जो इसके तहत यानी कि जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिन्होंने सबसे ज़्यादा ये क्रेडिट कार्ड बांटे हैं उसमें सबसे ऊपर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है पीएनबी, फिर है एचडीएफसी बैंक, फिर एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक। ये पूरा इनका ऊपर से नीचे तक का क्रम है। तो नंबर 1 पर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारी पूरी आज के टॉपिक था, पूरा लेक्चर था। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और जो शुरुआत में बिल्कुल नहीं जुड़ पाए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक्स को मैं रिवीजन कराऊंगा और उनको आगे जो पहले टॉपिक्स कराए गए हैं उनको मैं फिर से कवर कराने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को एक नया रूप देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।